Welcome to another lecture of MuscleMed 101. So in this video, we will be looking upon structure of tendon and biomechanical properties of tendon. तो टेंडन का स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि टेंडन में किस टाइप के फाइबर्स और सेल्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यूज के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स प्रेजेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स हम कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इन सब के अंदर जो सेल्स है और जो ईसीएम का कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग है। जैसे कार्टिलेज में जो सेल्स है वो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, बोन में ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स हमको देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू। दोनों के ही अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो फाइब्रोब्लास्ट है और जो फाइबर्स है वो कोलेजन फाइबर्स है। फर्क ये है दोनों में कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो डेंसली पैक्ड हैं ईसीएम के अंदर, और लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो कोलेजन फाइबर्स है वो लूजली पैक्ड हैं ईसीएम के अंदर। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेगुलर और इररेगुलर। इन दोनों में फर्क ये है कि जो कोलेजन फाइबर्स हैं रेगुलर के अंदर वो एक डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, ज्यादा सिमेट्रिकल हैं, और इररेगुलर के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। रेगुलर के अंदर आते हैं हमारे टेंडन्स और लिगामेंट, जिसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि टिश्यूज के अंदर सेल्स होंगे और एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स होगा। अब एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स की भी दो कंपोनेंट है, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स। फाइबर्स को हम फिब्रिलर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस को हम इंटरफिब्रिलर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं ये एक टिश्यू है, टिश्यू के अंदर मैंने आपको बताया सेल्स होंगे। तो अगर हम बात करें टेंडन और लिगामेंट की, तो उसमें जो सेल्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, और जो फाइबर मेनली प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं टाइप 1 कोलेजन, जो कि 95% होते हैं। और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, तो जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो डेंसली पैक्ड होंगे इस ईसीएम के अंदर। अब फाइबर्स के अलावा ग्राउंड सब्सटेंस में हम ग्राउंड सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटीन और वाटर। प्रोटीन को भी फर्दर दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकन्स। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन, कॉन्ड्रोनेक्टिन या फिर ऑस्टियोनेक्टिन, इनका काम है इन कोलेजन फाइबर्स को आपस में जोड़ के रखना, एडहेयर करके रखना। तो ये एडेशंस बढ़ाते हैं। और जो प्रोटियोग्लाइकन्स है उसके बीच में एक प्रोटीन कोर होता है और उसके बाहर गैग्स लगे होते हैं, ठीक है। और ये जो गैग्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इनका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, सेल के अंदर। तो जो गैग्स हैं वो सेल के अंदर हमारा वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं। इसीलिए मैंने आपको उसमें भी बताया था पीआईवीडी में कि जो हमारी डिस्क है, डिस्क के अंदर जो न्यूक्लियस पल्पोसस है उसके अंदर प्रोटियोग्लाइकन्स का जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है, और ये हेल्प करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में, वाटर कंटेंट बढ़ाने में। और प्रोटियोग्लाइकन्स के अंदर भी जो गैग्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और उनका अमाउंट डिसाइड करता है कि कितना ज्यादा वाटर टिश्यू के अंदर आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं टेंडन के स्ट्रक्चर के साथ। तो अब जो टेंडन का स्ट्रक्चर है वो एक हायरार्किकल मॉडल है, जिसमें जो मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है वो है टाइप 1 कोलेजन। और टाइप 1 कोलेजन का भी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो लास्ट फाइबर मैंने यहाँ पे बना रखा है, वो है ट्रोपोकोलेजन। तो ट्रोपोकोलेजन एक ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो मैंने नीचे बना रखा है, जिसमें दो अल्फा 1 चेन और एक अल्फा 2 चेन है, ठीक है। तो ये ब्लू वाली अल्फा 2 चेन है और ये जो दो चेन्स हैं वो अल्फा 1 चेन है। तो अब ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये बनते कहाँ पे हैं, तो मैंने आपको बताया था ये जो सेल्स हैं यहाँ पे ये फाइब्रोब्लास्ट हैं। तो अगर हम इस फाइब्रोब्लास्ट को जूम इन करें तो यहाँ पे हमारे पास सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और डीएनए में जीन है जो कि कोड करता है इन अल्फा 1 और अल्फा 2 चेन्स के लिए, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारे पास दो स्ट्रैंड्स बनते हैं अल्फा 1 चेन के और एक स्ट्रैंड बनता है अल्फा 2 चेन का। उसके बाद
ये एक ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोकोलेजन। ठीक है, अब ट्रोपोकोलेजन जो है 5 एक साथ मिलके 5-5 के ग्रुप्स में सेल को लीव करते हैं। अब सेल के अंदर ये जो 5 ट्रोपोकोलेजन है ये मिलके माइक्रोफिब्रिल बनाते हैं, और अब ये जो माइक्रोफिब्रिल है ये सेल से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये जो सेल था हमने, ये पूरा जो सेल है ये फाइब्रोब्लास्ट का एक सेल था जिसके अंदर कोलेजन सिंथेसिस हो रहा था। ठीक है, 3 चेन्स बनी, 2 अल्फा 1 की, 1 अल्फा 2 की, जिन्होंने एक ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया, और ये 5 ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, एक को जो हम बोलते हैं ट्रोपोकोलेजन, 5 ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर एक साथ आए, इन्होंने एक माइक्रोफिब्रिल बनाया और माइक्रोफिब्रिल सेल से बाहर चला गया, और फिर बहुत सारे जो माइक्रोफिब्रिल हैं वो मिलके सब फिब्रिल बनाएंगे, सब फिब्रिल मिलके फिब्रिल बनाएंगे, और फिब्रिल बहुत सारे मिलके फेसिकल बनाएंगे, और बहुत सारे फेसिकल्स मिलके एक टेंडन बनाएंगे। अब इन फिब्रिल के बीच में मैंने ब्लैक कलर के कुछ सेल्स बना रखे हैं, तो इन सेल्स को हम बोलते हैं टीनोसाइट्स। टीनोसाइट्स का काम है मैकेनिकल ट्रांसडक्शन करना। ठीक है, तो हमारे जो टेंडन है उनमें कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, टेंसाइल फोर्सेस लग रहे हैं, शेयर फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये जो टीनोसाइट्स हैं इन सारे स्ट्रेसेस को डिटेक्ट करते हैं और हमारी टेंडन को बताते हैं कि किस तरीके से रिमॉडल होना है ताकि वो इन स्ट्रेसेस से अडेप्ट हो सके। ठीक है, तो और ज्यादा कोलेजन सिंथेसिस करवाते हैं हमारे टीनोसाइट्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही है, ये जो फिब्रिल है इस पे बैंडेड अपीयरेंस है, तो ये बैंडेड अपीयरेंस क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कोलेजन मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के आगे स्टैक हो रखे हैं। ये जो ट्रोपोकोलेजन मैंने आपको बताया था इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, जिसकी वजह से जो कोलेजन मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इसके नीचे नीचे जो कोलेजन है वो थोड़ा सा आगे 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 स्टैक हो रखे हैं, जिसकी वजह से एक स्टैगर्ड अपीयरेंस मिलता है हमारे कोलेजन मॉलिक्यूल को। तो ये जो फिब्रिल है इस फिब्रिल का बैंडेड अपीयरेंस मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो ये जो एक बैंड है वो आपको इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि बीच में डार्क है फिर लाइट है, डार्क है फिर लाइट है, क्योंकि ये स्टैगर्ड फॉर्म में अरेंज है एक के आगे एक। और ये जो ट्रोपोकोलेजन है इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ होती है 300 नैनोमीटर, और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 1.5 नैनोमीटर। तो अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे फिब्रिल मिलके बना रहे फेसिकल्स। फिब्रिल पे बैंडेड अपीयरेंस होता है ड्यू टू स्टैगर्ड पोजीशन ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल। अब ये जो एक कोलेजन मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे बना रखे जिसको बोलते हैं ट्रोपोकोलेजन। ट्रोपोकोलेजन इज अ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसकी लेंथ 300 नैनोमीटर होती है और डायमीटर 1.5 नैनोमीटर होता है। अब अगर हम इससे आगे जाएं तो बहुत सारे फिब्रिल जब फेसिकल्स बनाते हैं तो यहाँ पे मैंने कर्व बना रखा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रिम्प। तो रिलैक्स्ड पोजीशन में जो हमारे फेसिकल्स होते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेस्ड नहीं रहते, कर्व फॉर्म में रहते हैं। तो अगर हम मानते हैं कि ये एक फेसिकल है तो रिलैक्स पोजीशन में जो फेसिकल होगा वो इस तरीके से रहता है। ठीक है, और जब इस पे लोड पड़ना चालू होता है तब जाके ये स्ट्रेच होता है, और ज्यादा लोड पड़ता है तो फिर ये और ज्यादा स्ट्रेच होता है। तो रिलैक्स पोजीशन में ये वेव फॉर्म में रहता है जिसको हम बोलते हैं क्रिम्प। ठीक है, या फिर वेव फॉर्म पैटर्न या क्रिम्प पैटर्न। अब हम टेंडन की बाकी लेयर देखें तो जो टेंडन है, टेंडन के बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिटेनन, और ये जो फेसिकल के बाहर ग्राउंड सब्सटेंस आपको दिख रहा है और ये जो फिब्रिल के बीच में भी सब्सटेंस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंडोटेनन, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और एपिटेनन के बाहर भी एक लेयर होती है जो कि फ्रिक्शन से बचाती है हमारे टेंडन को, जिसको हम बोलते हैं पैराटेनन। और एपिटेनन और पैराटेनन को हम कंबाइंड फॉर्म में पेरिटेंडन भी बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे, जिसको हम लोड डिफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, और इसके लिए आपको टेंडन का स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए।
तो स्ट्रेन इज फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसके जो यूनिट्स है हम प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि है फोर्स पर यूनिट एरिया। और या तो हम इसको पास्कल में लिख सकते हैं, तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल, या फिर हम इसको मेगा पास्कल्स के टर्म में लिख सकते हैं, तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये जो कर्व हमने यहाँ पे बना रखा है, इसमें जो स्ट्रेस दिखा रखा है वो मेगा पास्कल्स में है। और जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन होता है कि इस स्ट्रेस की वजह से, इस लोड की वजह से उस स्ट्रक्चर पे कितना स्ट्रेन आया है, मतलब कितने लेंथ चेंजेस हुए हैं। तो हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन कितना लेंथ चेंज हुआ है उसके फॉर्म में हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो स्ट्रेन इज परसेंटेज ऑफ लेंथ चेंज ड्यू टू स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि एक स्ट्रक्चर का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और आपने उस पे दोनों साइड से टेंसाइल फोर्सेस लगाए, उसको खींचा, और अब वो 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर हो गया है। तो जो स्ट्रेन होगा उसमें जो इंड्यूस हुआ है वो होगा 7 - 5 अपॉन में जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, जो कि थी 5। ठीक है, तो 2/5 × 100 ये उसमें स्ट्रेन जनरेट होगा। तो स्ट्रेन को भी यहाँ पे लिख देते हैं L2 - L1 अपॉन में L1। L1 ओरिजिनल लेंथ है, और L2 जो स्ट्रेस इंड्यूस करने के बाद उसकी लेंथ हो गई। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। तो जैसे इस ग्राफ में आपको दिख रहा है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे उस स्ट्रक्चर पे, और उस स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास टेंडन है, तो टेंडन पे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जहां पे वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस ग्राफ को हम 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट रीजन है इसको हम बोलते हैं टो रीजन। जो सेकंड रीजन है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। जो थर्ड रीजन है इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। और फोर्थ रीजन जहां पे हमारा जो टेंडन है वो ब्रेक हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं टो रीजन से। तो टो रीजन में आपको दिख रहा है कि बहुत ही कम स्ट्रेस डालने से जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा इंड्यूस हो रहा है, ये जो लेंथ है वो बढ़ जा रही है। तो असलियत में यहाँ पे हो क्या रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो रिलैक्स्ड फॉर्म में क्रिम्ड पैटर्न में रहते हैं, वेवी फॉर्म में रहते हैं, पूरी तरीके से स्ट्रेच्ड नहीं रहते। तो अभी मैं आपको वो दोबारा बताता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं हमारे कोलेजन फाइबर्स हैं और रिलैक्स पोजीशन में ये क्रिम्ड है, मतलब इनमें एक वेवी फॉर्म है, ये पूरी तरीके से स्ट्रेस्ड नहीं है। तो जब इनमें स्ट्रेस पड़ना चालू होगा तो पहले इनमें से एक क्रिम्प हटेगा, मतलब ये वेवी फॉर्म स्ट्रेट होने लगेगा, जिसकी वजह से ये जो लेंथ चेंज है वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ही कम स्ट्रेस डालने पे भी। पर असलियत में इन कोलेजन फाइबर्स पे इतना ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बस ये वेवी फॉर्म से बस स्ट्रेट हो रहे हैं। तो जैसे ही ये पूरी की तरीके से स्ट्रेट हो जाएंगे हमारा टो रीजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं जगहों पे आपको इस टो रीजन को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड किया होगा। जो शुरू का पार्ट है जहाँ पे जो कोलेजन मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रेट होना चालू हो रहे हैं उसको टो रीजन बोलते हैं, और उसके बाद उससे और जहां तक वो फुल्ली सारे के सारे कोलेजन फाइबर्स स्ट्रेटन आउट हो चुके हैं उसको हम हील रीजन बोलते हैं। तो टो रीजन, उसके बाद हील रीजन। अब सेकंड रीजन जो हमने यहाँ पे बना रखा है वो है इलास्टिक रीजन। तो जब ये पूरी तरीके से स्ट्रेट हो चुके हैं, टो रीजन खत्म हो चुका है, तो इसके बाद अगर इस पे स्ट्रेस पड़ेगा तो इसकी जो लेंथ है वो और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अब आप लेंथ देख रहे हो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पा रही इसकी। ठीक है, तो हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालना पड़ेगा ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए टेंडन में। और यहाँ पे जो ग्राफ है वो आपको लीनियर दिख रहा है। ठीक है, और इसका नाम इलास्टिक इसीलिए है क्योंकि इस रीजन में जो भी लेंथ चेंजेस होंगे वो परमानेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर इतना स्ट्रेन डालने से इतने अमाउंट ऑफ इतना स्ट्रेस डालने से इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेन आया है, स्ट्रेन को हम कैसे मेजर करते हैं? लेंथ चेंजेस से। तो मान लेते हैं इनिशियल लेंथ जो टेंडन की थी वो थी 5 सेंटीमीटर, और आपके स्ट्रेस डालने की वजह से वो हो गई है 7 सेंटीमीटर। तो जो स्ट्रेन जनरेट किया है आपने वो हो गया 2/5। ठीक है, अब जब आप इस स्ट्रेस को हटा दोगे, उस लोड को हटा दोगे जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन हुई है,
तो आपका जो लेंथ है वो वापस से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वापस से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब कोई भी परमानेंट लेंथ चेंजेस नहीं आएंगे इस रीजन में। तो जब तक इस रीजन में आप ट्रेन कर रहे हो, इस रीजन में आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो कोई भी डैमेज नहीं होगा आपके टेंडन में, टेंडन की लेंथ वापस उतनी हो जाएगी। तो अब इसके बाद आता है प्लास्टिक रीजन। तो इलास्टिक रीजन में जब आपका फोर्स इंक्रीज होता रहता है तो एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट, जिसके बाद अगर स्ट्रेसेस बढ़ते हैं तो जो लेंथ चेंजेस हैं अब वो वापस से नॉर्मल पे नहीं आ पाते। ठीक है, जिस रीजन को हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल लेंथ अगर टेंडन की 5 सेंटीमीटर थी और अब आपके स्ट्रेस डालने से वो चली गई है 8 सेंटीमीटर। अब आप जब उस लोड को हटा दोगे तो वो वापस तो आएगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर तक नहीं आएगा, क्या पता 5.5 तक आए सिर्फ। ठीक है, तो आप परमानेंटली अपने टेंडन की जो लेंथ है वो 0.5 सेंटीमीटर से बढ़ा चुके हो ड्यू टू माइक्रो फेलियर्स। अब ऐसे ही अगर आप बार बार प्लास्टिक रीजन में जाते रहोगे तो आप जो लेंथ चेंजेस है वो परमानेंट होती जाएगी और डैमेज जो है वो बढ़ता जाएगा हमारे टेंडन पे। ठीक है, तो इलास्टिक रीजन, ये जो तीनों रीजन थे इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो ये मैंने कोलेजन मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज थी जहाँ पे रिलैक्स पोजीशन था, वहां पे ये वेवी फॉर्म में, कर्व्ड फॉर्म में कर्ल हो रखे थे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने इसमें स्ट्रेस डालना चालू किया ये अनफर्ल हुए और स्ट्रेट हो गए। ठीक है, यहाँ पे तो स्ट्रेट होने के बाद जैसे जैसे इनमें स्ट्रेस बढ़ता गया तो ये ओरिजिनल अपनी लेंथ में वापस आ जाएंगे। ठीक है, जितना स्ट्रेस इनमें बढ़ेगा ये ओरिजिनल लेंथ में आ जाएंगे जब तक ये इलास्टिक रीजन में रहेंगे। उसके बाद अगर ये प्लास्टिक रीजन में चले जाते हैं तो कुछ कुछ फाइबर्स जो हैं उनका टेयर होने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो फेलियर। ठीक है, तो ये माइक्रो फेलियर की वजह से कुछ कुछ फाइबर्स का टेयर होने लगेगा। अब इस वजह से ये अपने ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं आ पाएंगे, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ में रहेंगे और वो परमानेंट रहेगा। ठीक है, अब इस रीजन के बाद, प्लास्टिक रीजन के बाद भी एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं फेलियर पॉइंट। ठीक है, इसके बाद अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो टेंडन जो है वो ब्रेक हो जाता है, जहां पे सारे के सारे फाइबर जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो फेलियर। ठीक है, या फिर टेंडन रप्चर। और ये जो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम जो लोडिंग कैपेसिटी है एक टेंडन की, जिसके बाद अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो ब्रेक हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, इसके बाद अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ा तो टेंडन ब्रेक हो जाएगा और इस पॉइंट पे जो स्ट्रेन जनरेट होता है हमारे टेंडन पे उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने x और y एक्सिस में कुछ वैल्यूज लिख रखी हैं। y एक्सिस में हमने कोई वैल्यू नहीं लिखी क्योंकि अलग अलग टेंडन की अलग अलग लोडिंग कैपेसिटी होती है और अलग अलग इंडिविजुअल्स की अलग अलग लोडिंग कैपेसिटी होती है। तो स्ट्रेस जो है हमने यूनिट लिख रखा है मेगा पास्कल्स, तो आप इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग स्पेसिफिक टेंडन के हिसाब से कितने लोडिंग पे जो है जो टेंडन है वो ब्रेक हो जाता है। और अब स्ट्रेन देखें तो नॉर्मली 2% तक जो है वो हमारा कोलेजन फाइबर्स अनफर्ल हो रहा होता है, 2% तक हमारा टो रीजन होता है और 8 to 10% के अराउंड अल्टीमेट स्ट्रेन वाला पॉइंट होता है, मतलब इसके बाद टेंडन जो है वो ब्रेक हो जाता है। पर अगेन ये जो सारी वैल्यूज हैं वो अलग अलग टेंडन्स के लिए अलग होगी, लिगामेंट्स के लिए अलग होगी, अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए अलग होगी। और जब तक आप इलास्टिक रीजन के अंदर ट्रेन कर रहे हैं, लोड उठा रहे हैं, तो आप कोई भी डैमेज नहीं कर रहे होंगे अपने टेंडन को। और प्लास्टिक रीजन में जब आप चले जाते हैं तो परमानेंट लेंथ चेंजेस होने लगते हैं, जिसको टाइम लगता है हील होने में, मंथ लग सकते हैं, ईयर लग सकता है। और जो हमारे टेंडन है वो रिकवर होने के बाद और स्ट्रॉन्ग जो है बनते हैं और जो हमारा इलास्टिक रीजन है अब वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से। अब इसके बाद हमारी लास्ट चीज रह गई है वो है यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस बताता है कि किसी भी स्ट्रक्चर की लोड लेने की कितनी क्षमता है। ठीक है, या तो हम इसको बोल सकते हैं रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल लोड, तो इसको हम डिनोट करते हैं E से, और इसका जो फॉर्मूला वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बताता है हमको कि कितना रेजिस्टेंस कोई भी स्ट्रक्चर ले सकता है फॉर एक्सटर्नल लोड। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है स्ट्रेस
अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है। और जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है इनको भी हम इनके सिंबल्स में लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और स्ट्रेन जो है उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। तो ये है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। तो अगर ये जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा स्टीप होगा, मतलब जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रेन उससे बहुत कम जनरेट होएगा, तो जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की वैल्यू आएगी वो भी ज्यादा होगी। तो अगर यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है तो उतनी ही मटेरियल की ज्यादा स्टिफनेस होती है। तो जो टेंडन है हमारा स्टिफ स्ट्रक्चर है इसका, इसीलिए जो इसका ग्राफ है वो इस तरीके से बना है। और जो ग्राफ है जितना ज्यादा उसका स्लोप कम होगा, मतलब कम स्ट्रेस प्रोड्यूस करने से ही ज्यादा स्ट्रेन जो है वो जनरेट हो रहा है, तो हमारा जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आएगी वो भी कम आएगी। तो यंग्स मॉडुलस अगर कम होगा तो उतना ही ज्यादा कंप्लायंट वो स्ट्रक्चर होगा, मतलब उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी हम कह सकते हैं उस स्ट्रक्चर की होगी, या फिर उतनी ज्यादा कम उसकी स्टिफनेस होगी। तो जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस उतनी ज्यादा स्टिफनेस उस स्ट्रक्चर की होगी। सो वी हैव कंप्लीटेड स्ट्रक्चर एंड लोड डिफॉर्मेशन कर्व और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसके पार्ट 2 में हम टाइम डिपेंडेंट और रेट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे टेंडन की, और उसके ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे।